हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की प्रिपरेशन में ऑनलाइन क्लास जो है आ चुकी है और आज की ऑनलाइन क्लास में हम जो है वो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके सेक्शन के रहने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके पास हिमाचल जीके भी रहने वाला है, इंडियन जीके भी, और जो कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है एचपीएसएससी द्वारा हम जो है उसी पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एचपीएसएससी द्वारा वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेड प्रश्न ये रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके पास जो है 25 मार्क्स के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इस लाइव प्रीमियर को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी जरूर देना वीडियो के एंड में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ, श्रावस्ती राजधानी कहां की रही थी? अंक की, काशी की, अवंती की या फिर कौशल की? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि जो आपके पास श्रावस्ती थी वो कौशल की राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्मित कराया था? किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर जो है वो निर्मित कराया था? कृष्ण प्रथम ने, दंतीदुर्ग ने, गोविंद तृतीय ने या फिर अमोघवर्ष ने? सो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने जो था वो एलोरा में जो शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर है उसका निर्माण कराया था। अब एक क्वेश्चन जो इसी से मिलता जुलता है हिमाचल प्रदेश से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो मसरूर के रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जो नगरोटा सूरिया में आपके पास जिला कांगड़ा में रहता है, तो आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है वो। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी लिखी थी? कौन सा ऐसा सुल्तान है जितनी अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? इब्राहिम लोदी ने, फिरोज तुगलक ने या जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अगला प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वास राव या फिर इनमें से कोई नहीं? सो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, बाजीराव। ठीक है, याद रखना आपको, बाजीराव जो थे वो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक माने जाते थे और ये गोरिल्ला युद्ध रणनीति के भी महान प्रतिपादक माने जाते हैं शिवाजी के बाद। ठीक है, बाजीराव आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? धोती थी, गांधी टोपी थी, खादी वस्त्र था या चरखा था? जो स्वदेशी आपके पास आंदोलन हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, चरखा। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था उसका जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो चरखा था। अगला प्रश्न है, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? दीपावली डिक्लेरेशन जो आपके पास ठीक है की थी और कब तैयार की थी आपको बताना है। गांधी जी ने 1930 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में, लॉर्ड इरविन ने 1929 में या फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपके पास दीपावली घोषणा थी वो लॉर्ड इरविन ने तैयार की थी 1929 में। अगला प्रश्न है, लोएस एक उदाहरण है, लोएस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आपके पास आर्गिलियस शेल है, ठीक है, या फिर एओलियन रॉक्स है या फिर ग्लेशियल रॉक्स है या फिर रिवेराइन शेल जो आपके पास रहते हैं, रॉक्स रहती है? जल्दी से बता दिए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, एवोलियन शेल। ठीक है, एवोलियन जो रॉक्स आपके पास रहती है, एओलियन जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो है लोएस एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भूकंपी तरंगे केवल पृथ्वी का सतह को प्रभावित करती है? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतह तरंगे या ये सभी? निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगे केवल पृथ्वी का सतह को प्रभावित करती है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सरफेस वेव्स जो आपके पास है वो सिर्फ जो है आपके पास जो अर्थ का सरफेस रहता है उसी को जो है इफेक्ट पहुंचाती है। ठीक है, प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रदेश शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्ति वाला है? भूमध्य प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश या फिर टुंड्रा प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है? एपोजी, पेरिजिन या इनमें से कोई नहीं। द पीरियड ऑफ द फारथेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ज्योग्राफी के ये प्रश्न है, आपको आने चाहिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एपोजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे प्राणी जो अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? हर्बीवोरस या फिर कार्निवोरस, ओमनिवोरस या इनमें से कोई नहीं। जो अपना जो है वो आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, हर्बीवोरस। ठीक है, याद रखना है, हर्बीवोरस ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना आहार जो है वो अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किर्गिज आदिवासी का स्वदेश है? मध्य एशिया, साइबेरिया, कांगो बेसिन या इनमें से कोई नहीं। जो किर्गिज आदिवासी है उनका कौन सा जो इसमें स्वदेश है? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया जो है होमलैंड रहता है किर्गिज आदिवासियों का। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि में प्रमुखता कौन सी फसलें उगाई जाती है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपकी रहती है उसमें कौन सी जो है क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं? खाद्य फसलें, पौधरोपणी फसलें, फाइबर फसलें या नगद फसलें? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, खाद्य फसलें। अगला प्रश्न है, नागटिब्बा पर्वतमाला है लघु हिमालय की, शिवालिक की, अरावली की या सह्याद्री की? जो नागटिब्बा पर्वतमाला है इनमें से किसकी है? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, लघु हिमालय की। जो लेसर हिमालय है नागटिब्बा जो है माउंटेन रेंज रहती है उसकी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है? कौन सी नदी दक्षिणी टेबललैंड को उत्तरी भारत से विभाजित करती है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से प्रभावित नहीं है? पश्चिमी घाट, दक्षिण का पठार, मध्य प्रदेश या पंजाब का मैदान? ये जो आपके पास क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है कोड नंबर C553, ठीक है, सीरीज ए के अकॉर्डिंग जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, पंजाब का मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मखरला मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा? टी कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त रहती है? सिंपल सा है, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जो एलुवियल सॉइल्स रहती है यानी जलोढ़ मृदा रहती है वो आपके पास जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है चाय की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब जो है वो ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है आपके पास, जो आपके पास वुलन टेक्सटाइल्स है। ठीक है, पंजाब। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32? आपके पास मूलभूत अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो सीधे तौर पर जो बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 जो है आपके पास, ठीक है, प्रोविजन किया गया है फंडामेंटल राइट्स में, जो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? जो आपके पास चिल्ड्रन के साथ जो है अगर कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? इसे निर्दिष्ट करने की अधिकारता निम्न में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, राज्य के राज्यपाल या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है,
अगला प्रश्न है विच, ठीक है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां संशोधन, 68वां संशोधन, 90वां संशोधन या फिर 91वां संशोधन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, 91st अमेंडमेंट जो है आपके पास वो संघ मंत्रिमंडल के आकार को जो है वो सीमित करता है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर वित्त मंत्री द्वारा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? साधारण विधेयक, मुद्रा विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? जल्दी से उत्तर बताइए, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किए जाना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है आपके पास ये रहता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है संसद के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या इनमें से कोई? जो आपके पास डिस्प्यूट्स रहता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा जो है उसका निर्णय किया जाता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठवीं, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है वो छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नवीकरण निधि की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? जो आपके पास नेशनल रिन्यूअल फंड है वो आपके पास किस पर्पस से जो है उसकी रचना जो है वो की गई थी? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध कौन करता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा संग्रहित कर राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर या लाभांश तथा लाभ? जल्दी से जाइए कि भारतीय सरकार के द्वारा जो कर संग्रहित किया जाता है और राजस्व का निम्न में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर रहेगा लाभांश तथा लाभ, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? विभिन्नता में एकता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सहिष्णुता या फिर निरंतरता? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, विभिन्नता में एकता। अब जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विभिन्नता में एकता। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आवाहन करते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए, पुनर्जन्म के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए या फिर भौतिक सुविधाओं की विजय के लिए? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए जो है वो ऋग्वेद काल के लोग जो थे वो इंद्र का आवाहन करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार या फिर प्रसेनजीत, अजातशत्रु या शिशुपाल? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या शिशुपाल? सो इसका राइट आंसर रहेगा बिंबिसार, ऑप्शन ए, ठीक है। बिंबिसार जो था वो बुद्ध का आपके पास समकालीन था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर स्कंदगुप्त को? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ये गुप्त शासक थे आपके पास। अगला प्रश्न है, उदयगिरी है ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, या बिहार में? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। ठीक है, उदयगिरी जो है आपके पास ओडिशा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्न सभी लिखी हैं सिवाय रत्नावली के, नागानंद के, कादम्बरी के, या फिर प्रियदर्शिका के। हर्ष ने इसमें से कौन सी जो है वो नहीं लिखी, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कादम्बरी जो है वो हर्ष द्वारा लिखित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर रत्नावली की, ठीक है, नागानंद की, या फिर प्रियदर्शिका की, तो ये तीनों जो संग्रह थे ये आपके पास किसके द्वारा लिखे गए थे? हर्ष द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा से भी जाना जाता है? आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, विजयालय, ठीक है, या फिर परांतक द्वितीय? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, परांतक प्रथम जो था आपके पास वो मदुराई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था। और ये आपके पास, मैं आपको बता दूं कि ये चोल शासक था एक। ठीक है, चोल याद रखने आपको, उसकी राजधानियां जो थी, इसके अलावा तंजौर के क्षेत्र आपको याद रखना है। ये सब कुछ जो है इतिहास में आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, या फिर फिरोजपुर? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोजपुर जो है वो जो आपके पास फिरोज तुगलक थे उनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी अगर हम बात करें जौनपुर की, हिसार की और फतेहाबाद की, तो ये तीनों शहर जो है, ठीक है, वो फिरोज तुगलक द्वारा जो है वो स्थापित किए गए थे, और फिरोजपुर जो है वो नहीं किया गया था। तो यहीं से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है अराइज हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? मोहम्मद तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी के द्वारा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा जो था वो भारत से गुलामों के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। पहले भारत से जो है वो निर्यात होता था गुलामों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमजानामा किस पर एक कृति है? संगीत पर, चित्रकला पर, कानून पर, या फिर औषधि पर? हमजानामा। सो इसका सही उत्तर रहेगा पेंटिंग। ठीक है, हमजानामा जो थी एक वर्क था आपके पास पेंटिंग के ऊपर, एक कृति थी आपके पास पेंटिंग के ऊपर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं पर लगाए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था? Which tax laid on the Hindus was opposed by शिवाजी? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जजिया कर। ठीक है, जजिया जो आपके पास कर रहा है उसका शिवाजी ने जो है वो काफी ज्यादा विरोध किया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को, बहादुर शाह को, या फिर फर्रुखसियर को? ठीक है, जल्दी से बताइए। मोहम्मद शाह को, जहांदार शाह को, या फिर बहादुर शाह को, या फिर फर्रुखसियर को? आपके पास जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, बंदा बहादुर ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों का नेतृत्व था वो बंदा बहादुर ने ग्रहण किया। किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पर, या दक्षिण पर? जो आपके पास इनिशियली राइट्स थे दीवानी के, वो कौन से क्षेत्र पर जो है नहीं मिले थे? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डेक्कन जो आपके पास क्षेत्र थे, दक्षिण क्षेत्र जो आपके पास था, वहां पर आपके पास जो है वो अधिकार नहीं मिले थे इनिशियली। ठीक है, जो ब्रिटिश आपके पास रहे थे। अगला प्रश्न है,
किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड वेलेस्ली के या लॉर्ड मिंटो के? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, कॉर्नवालिस के जो है वो समय में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुधारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी या फिर पुनर्जागरणवादी? जो आपके पास देवबंद आंदोलन था, सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सोशलिस्ट। ठीक है, समाजवादी श्रेणी के अंतर्गत जो है देवबंद आंदोलन आपके पास आता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था? जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसका विरोध जो है वो किस वर्ष किया था? सो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1907 में। ठीक है, 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की? जो अहमदाबाद में लेबर स्ट्राइक हुई थी, जिसे हम अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक भी कहते हैं, उसकी जो अगुवाई थी 1918 में वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, वल्लभ भाई पटेल ने या एम.के. गांधी ने? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने। आपको याद रखना है, जो अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक आपके पास हुई थी 1918 में, उसकी जो अगुवाई थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू 1939 में जो है वो अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। 1939 एक और क्वेश्चन बार बार आता है, धामी गोली कांड, तो वो भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसने किया? यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। सी, राजगोपालाचारी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था उसके संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें क्या कहलाती है? सैंडस्टोन या फिर ब्रेशियस या फिर एरेनिशियस? ठीक है, या फिर कांग्लोमेरेटस? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, एरेनिशियस जो है आपके पास वो कहलाती हैं, जो आपके पास सैंड और सैंडस्टोन से बनती है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार सैंडस्टोन यहाँ पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सैंड और सैंडस्टोन से बनी वो सैंडस्टोन हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, उसे हम एरेनिशियस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, माउंट फूजी जो है आपके पास सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में बहुत ही कम जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको याद रखना है एक्टिव वोल्केनो के बारे में, माउंट फूजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस कौन सी? निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है या जिनोन है? जल्दी बताइए। ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन या जिनोन? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ऑर्गन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो आप किससे माप सकते हैं? थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर या पायरोमीटर? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो आप बैरोमीटर से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है? अग्र कोहरा, संवहन कोहरा, अभिवहन कोहरा या विकिरण कोहरा? जल्दी बताइए, समुद्र तट के साथ जो है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिवहन कोहरा। ठीक है, जो समुद्र तट के साथ उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर स्थित निम्न में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका? जो उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर है, सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी यूरोप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर है, ठीक है। कॉन्टिनेंट है आपके पास, ये तो याद रखना है आपको, कॉन्टिनेंट्स में भी। अगला प्रश्न है, इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं, किसके कारण? अमावस्या के कारण, पूर्णिमा के, अर्धचंद्र के, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दौरान जो है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो विपरीत स्थिति में होते हैं। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा चक्र, या इनमें से कोई नहीं? The flow of energy from one tropic level to another is called food chain, food web, energy cycle, या फिर none of these? So the right answer is option A, food chain, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों को में कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए, ठीक है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। जहां पर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो अत्यधिक मात्रा में है, वहां पर जो है कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है? जल्दी बताइए। जो आपके पास डेंस पॉपुलेशन में है वो कौन सा सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्व एशिया, ठीक है। अब निम्न में से दिए गए हैं दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस में जब पूछते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में ही जवाब देना है। अगला प्रश्न है, वोनगोलू झील स्थित है, ठीक है। वानगोलू जो झील है वो कहां स्थित है? ईरान में, टर्की में, इराक में, या फिर जॉर्डन में? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टर्की में। निम्न में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है? गंगा का मैदान, हिमालय, दक्षिण का पठार, या पंजाब का मैदान? जल्दी से बताइए कौन सी इसमें से जो है वो भारतीय भौतिक की विशेषता है जो गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार, जो डेक्कन आपके पास पठार है, ठीक है, वो जो है भारतीय भौतिक विशेषता एक ऐसी भारतीय भौतिक विशेषता जो गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्न के द्वारा अरावली पर्वतमाला से पृथक हुआ है? मालवा पठार, गुरु शिखर घाटी, नर्मदा घाटी, या बनास घाटी? इसका उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए। मालवा पठार, गुरु शिखर घाटी, नर्मदा घाटी, बनास घाटी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनास घाटी। अगला प्रश्न है, ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है? जो ऊपरी गोदावरी की घाटी में स्थित, ठीक है, पर्वतमाला क्या कहलाती है? मैसूर पर्वतमाला, बाराघाट पर्वतमाला, अजंता पर्वतमाला, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजंता पर्वतमाला। जो ऊपरी गोदावरी है, उत्तरी गोदावरी घाटी है, उसके उत्तर में स्थित जो पर्वतमाला है उसे अजंता पर्वतमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी अपने ऊपर विस्तार में जानी जाती है? काराकई, मही, दक्षिण कोयल, या सुवर्ण रेखा? अब देखिए दोस्तों, एडवांस लेवल के प्रश्न भी आपको आने ही चाहिए, क्योंकि जीके सेक्शन भी इतना आसान आपको आने वाला नहीं है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। सो आपको एडवांस लेवल के प्रश्न भी आने चाहिए, जरूरी है आपके लिए। रिपीटेड प्रश्न है ये सारे, तो आपको यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, दक्षिण कोयल जो है आपके पास रहता है। अगला प्रश्न, भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है? हेमंत, वसंत, शरद, या फिर ग्रीष्म? जो आपके पास भारतीय परंपरा है उसके अनुसार बता दीजिए, आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसंत, ठीक है। वसंत ऋतु जो है वो प्रथम ऋतु मानी जाती है भारतीय परंपरा के अनुसार। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है कब? जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, या नवंबर से? जल्दी आप बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर है सी, सितंबर, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत से जो मानसून है सितंबर में लौटना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, रेड सॉइल इज पुअर इन, लाल मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, लाइम की, या फिर इन सभी की? जल्दी बताइए किसकी कमी होती है लाल मिट्टी में? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी रहती है, फास्फोरस की भी और लाइम की भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थली वनस्पति का प्राधान्य है? ठीक है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा
ऑप्शन डी राजस्थान में जो है आपके पास मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है। निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग अधिकतम है? केरल में, पश्चिम बंगाल, गोवा या असम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कोस्टल एरियाज काफी ज्यादा है यहाँ पर केरल में, आप जानते ही हैं, तो प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग भी इसमें अधिकतम ही होगा, ये जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है, तवा सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर है? जल्दी बताइए, ये काफी ज्यादा जो है वो जीके के क्वेश्चंस हैं और आपको आने चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपके पास वो मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लीची के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्र है? ओडिशा है, बिहार है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है? Which of the following state in India leads the production of lychee? So the right answer is option B, बिहार। बिहार में जो है वो लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा है, अग्रणी राज्य है बिहार जो है भारत में। ठीक है, लीची के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन केबल निर्मित होती है कोची में, बेंगलुरु में या फिर रूपनारायणपुर में या कानपुर में? टेलीफोन केबल, ये देखिए किस तरह के प्रश्न आपसे HPSSC द्वारा पूछे जाते हैं, यहां से आपको पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रूपनारायणपुर में जो है आपके पास वो टेलीफोन केबल जो है मैन्युफैक्चर की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? कोयाली, डिगबोई, बरौनी या हल्दिया? आपको रिफाइनरी का नाम बताना है। सो रिफाइनरी का नाम क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कोयाली रिफाइनरी जो है वो गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है, जो आपके पास जो है कच्चा तेल रहता है, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतः स्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जो आपके पास ठीक है अर्बनाइज्ड है ज्यादा। ठीक है, इनलैंड स्टेट्स में से आपको जल्दी से बताना है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पंजाब। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, संसद या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों यहां से HPSSC के जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सांसद, पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो है वो काफी ज्यादा कवर किए गए। आपको फोकस उस पर करना है। ठीक है, यहां से आपको ये बताना चाहता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मद्य निषेध, ठीक है, या फिर कार्य का अधिकार, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें क्या शामिल नहीं है? ये रिपीटेड प्रश्न है, एक जो हमने सेकंड थर्ड सेशन हमारा किया था उसमें भी ये मैंने आपसे पूछा था, तो बता दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? ये देखिए बेसिक से प्रश्न भी है, इसमें सब कुछ आपको यहाँ पे आना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन होती है? बता दीजिए जल्दी से, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो किसके अधीन आती है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो आपके पास रहती है उसके अधीन जो आपके पास आती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? राष्ट्रपति के, संसद के, राज्य विधानमंडल के या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। हम जो आज कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हमने किए भी हैं। अगला प्रश्न है, द पब्लिक हेल्थ एंड
sanitation subjects is included in the Constitution of India in भारतीय संविधान में जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची में जो है आपके पास लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय जो है वो शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। सो इससे पहले एक प्रश्न है, इसका बता दीजिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? ये हमने इसका उत्तर जो है डिस्कस नहीं किया है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य विधान मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत। जो फाइनेंस कमीशन है आपके पास, उसका गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 280 के जो है वो अधीन हुआ है वित्त आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया कब? 9 दिसंबर 1946 से, 1 जनवरी 1947 से, 15 जुलाई 1946 से या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय संविधान सभा ने कार्य करना कब प्रारंभ किया। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 से जो है वो भारत की संविधान सभा ने कार्य करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 42वें, 44वें, 73वें या 74वें? जल्दी बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 42वें। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए हैं, जो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीयक विधि अधिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के सॉलिसिटर जनरल? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, वो भारत के द्वितीयक विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सभापति इससे पदनामित होता है? उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राष्ट्रपति या चेयरमैन जो लोकसभा का सभापति होता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन बी, स्पीकर जो है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं? साधारण बहुमत द्वारा, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा या संशोधित नहीं किए जा सकते जो भारतीय की राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम से कम जो है आपको 2/3 बहुमत जो है वो चाहिए अगर आप जो है भारत की जो राजकीय भाषा है उससे संबंधित कोई प्रावधान जो है वो संशोधित करना चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? अब देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश है, कोलकाता, मद्रास या फिर ओडिशा? जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास नेशनल इनकम एस्टिमेट है वो इंडिया में किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपके पास केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसे हम जो है वो CSO भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है आपको, CSO आप डायरेक्ट शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ये जो आपके पास वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचलन में था? ठीक है, 1968 से 1969 तक, 1978 से 79 तक, 1988 से 89 तक या 1990 से 91 तक? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 1978 से
1979 तक, ठीक है, आपके पास जो था रोलिंग प्लान का जो है वो प्रचलन था भारत में। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है? जो भारत निर्माण प्लान है वो किसके विकास से संबंधित है? शहरी आधारभूत संरचना या फिर ग्रामीण आधारभूत संरचना या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या पुल एवं सड़कें? जो भारत निर्माण प्लान है, सो ये हमने रिपीटेड प्रश्न है तो आपको आना चाहिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादातर इस पे फोकस किसमें किया गया है भारत निर्माण प्लान में? वो किया गया है रूरल एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण आधारभूत संरचना जो आपके पास रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, सी रंगराजन, केवी कामत या राकेश मोहन? बता दीजिए जल्दी से उत्तर। जो भारत में हरित क्रांति है वो निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, सी रंगराजन, केवी कामत या राकेश मोहन? सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। बढ़ते अगले प्रश्न की। सो अब थोड़ा रुक करते हैं हम हिमाचल जीके की, और हिमाचल प्रदेश जीके भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 14 से 15 प्रश्न आपके हिमाचल जीके के ही उसमें रहने वाले हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आपके पास हिमाचल जीके का है, बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? कुल्लू में, सिरमौर में, बिलासपुर में या सोलन में? जल्दी बताइए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरमौर जो आपके पास राज्य है, ठीक है, उस समय का आपके पास, ठीक है, आप जानते हैं कि जो स्टेट्स रहते थे, तो बाबा बनारसी दास जो है वो सिरमौर राज्य में प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी में है, कुल्लू में, चंबा में या किन्नौर में? महामृत्युंजय मंदिर बता दीजिए जल्दी से, प्रश्न आपके सामने है, आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर आपके पास मंडी जिले में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां स्थित है? जुंगा में, पालमपुर, डरो या फिर मंडी में? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, जुंगा में आपके पास जो है वो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? भागी भाषा, संस्कृत, पहाड़ी या फिर कोलारियन? जो प्राचीन समय में थे, अधिकांश पहाड़ी लोग थे, उनके द्वारा कौन सी बोली जाती थी? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलारियन भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेनाधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना? के एम करियप्पा, बीसी जोशी, वीएन शर्मा या के सुंदर जी? जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे और सेना के अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीएन शर्मा। एक आपके पास जो थे वो आर्मी ऑफिसर थे और वो आर्मी जो है आपके पास स्टाफ बने थे, ठीक है, चीफ बने थे आर्मी स्टाफ के, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे? 1996 में, 2000 में, 2004 में या फिर इनमें से कोई नहीं? हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में जो है प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे, जो फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स थे? सो इसका ऑप्शन रहेगा 2000, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 2000 में जो है आपके पास वो नेशनल विंटर स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? चंद्रेशा कुमारी, विद्या स्टोक्स, सरला शर्मा या राजकुमारी अमृत कौर? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्या स्टोक्स, ठीक है। विद्या स्टोक्स जो थी वो विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है? कंदरौर या फिर सलपरा, ठीक है, सलापरा, ठीक है, या फिर लूरी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका मतलब है कि कंदरौर, सलापर और लूरी जो है आपके पास सतलुज नदी पर बने हुए ब्रिज हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की? 1926 में नाहन में महिमा जो लाइब्रेरी थी वो किसने स्थापित की? हिमाचल जी के ये सभी तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक हमने किया, ये थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कल्याण प्रकाश ने, ठीक है। 1926 में जो था वो महिमा लाइब्रेरी जो है नाहन में बनी थी, उसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न है मुखलसर त्वारीखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? मुखलसर त्वारीख रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरीब खान ने। रणजोर सिंह ने रियासते सिरमौर आई थिंक ये वाली पुस्तक लिखी है। आप जो है बताइए जरूर कमेंट में कि क्या ये सही है कि रणजोर सिंह ने रियासते सिरमौर लिखी। तो अगला प्रश्न है मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है? हृदयराम, पदम सिंह, लालाराम, सत्यानंद स्टोक्स। सो इसका सही उत्तर है हृदयराम, ठीक है। मंडी कस्बे के मध्य में जो है वो हृदयराम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मूर्ति जो है स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है दोखरे का धान हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है? कुल्लू घाटी, पब्बर घाटी, बल घाटी या दून घाटी? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पब्बर वैली, ठीक है। दोखरे का धान जो है वो हिमाचल प्रदेश की पब्बर वैली का जो है प्रसिद्ध फसल है। अगला प्रश्न है नाथपा झाकड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहां से निकलती है? नाथपा झाकड़ी, यहाँ पे हिंदी में करेक्शन कर लीजिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना की जो मुख्य सुरंग है वो कहां से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रतनपुर से मंगलपुर तक, ठीक है। रतनपुर से मंगलपुर तक जो है आपके पास वो सुरंग जो है निकलती है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में किस खड्ड के किनारे मछली प्रजनन के लिए दियोली फार्म स्थित है? अब आपको यहां से पता होना चाहिए सीर खड्ड, अली खड्ड, बानेर खड्ड या फिर बिंदला खड्ड जो दियोली फार्म स्थित है मछली प्रजनन के लिए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अली खड्ड, ठीक है। अली खड्ड के किनारे जो है वो मछली प्रजनन के लिए दियोली फार्म स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान द प्रीच वैली ऑफ हिमाचल के नाम से प्रसिद्ध है? द पीच वैली ऑफ हिमाचल। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल घाटी, ठीक है। मंडी जिले में है बल घाटी आपकी, तो उसको जो है द पीच वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है। सॉरी, इसमें करेक्शन कर लीजिए, जो आपके पास पीच वैली कहलाती है वो इनमें से कोई नहीं, कुल्लू घाटी भी नहीं है, रोहडू वैली भी नहीं है और बल वैली भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी करेक्शन कर लीजिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? सोलन, बरोटीवाला, परवाणु या अर्की? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। अर्की जो है आपके पास एक इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है सोलन में। अगला प्रश्न है बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है? इसका सही उत्तर है हिडिंबा देवी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबा भालकू रेल म्यूजियम स्थित है शिमला में, मंडी, सोलन या नाहन? बाबा भालकू रेल म्यूजियम। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिमला में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव संबंधित है किससे? महासु देवता से, लोमाशा ऋषि से, बुद्ध से या फिर परशुराम से? सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परशुराम से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहां शामिल हुई? लखनऊ में, कानपुर, अजमेर या दिल्ली? जल्दी बताइए। सो रानी खैरागढ़ी जो थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, वो लखनऊ में शामिल हुई थी। रानी खैरागढ़ी जो हिमाचल से संबंधित थी, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की प्रथम चेयरमैन कौन बने? जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जस्टिस रूप सिंह ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जो थे वो आपके पास हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन बने थे 1986 में। साथ में आपको डेट्स भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया? सिरमौर के, चंबा के, बिलासपुर या नालागढ़ के? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंबा के राजा ने जो है अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया। अगला प्रश्न है
कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? थेवेनोट, फरिश्ता, टोलमी या फिर पाणिनि? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, फरिश्ता। खीरगंगा गर्म पानी का सोता है, उन्ना में, कांगड़ा में, मंडी में या कुल्लू में? जो खीरगंगा है आपके पास, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू में जो आपके पास खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। रात्रि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध जो है इसके द्वारा लाया गया। कारखाना अधिनियम 1883 के, कारखाना अधिनियम जो 1947, श्रम विवाद अधिनियम 1906 या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कारखाना अधिनियम 1883 के तहत। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जीके सेक्शन के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो कुछ दिन ही बच गए हैं आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में, तो काफी तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। बाकी दोस्तों आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें जीके सेक्शन पर भी, क्योंकि 25 मार्क्स का आपका जीके सेक्शन रहने वाला है, जिसमें आपके जो है वो मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। अगर आप 25 में से 20 भी ले लेते हैं और बाकी कंप्यूटर में से आप जो है वो 50 के तकरीबन ले लेते हैं, तो 70 से अबव आपकी जो है काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।